हे गाइस। तो लास्ट टाइम हमने जो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा था वो हमने सर्विस मॉडल्स तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ करीबन हमने बेसिक जान लिया था IaaS का, PaaS का, SaaS का एंड क्लाउड क्लाइंट्स के बारे में। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम इन इंडिविजुअल टॉपिक्स में IaaS हो गया, PaaS हो गया, SaaS हो गया, इनके अंदर इंडिविजुअली चेक करेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। हमने बेसिक समझ लिया था लास्ट 2 वीडियोस में। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल टॉपिक्स और इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा IaaS विच इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मैं कंप्लीट करूंगा। इसको बनाने के लिए मैंने 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले वी विल लर्न कि बेसिकली डेफिनेशन होती क्या है, IaaS की मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड मीनिंग क्या है। सेकंड, वी विल सी कि एक्सेसिबिलिटी, इसे एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है, जो क्लाइंट्स होते हैं इसे एक्सेस कैसे करते हैं। थर्ड, हम देखेंगे डिफरेंसेस, मीनिंग हाइपरवाइजर क्या होता है या लिनक्स के जो कंटेनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे, बताऊंगा क्यों हम इसे देख रहे हैं। और फाइनल हम देखेंगे कॉस्टिंग, कि जैसे हमने समझा था कि लास्ट टाइम हमने समझा था कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, क्लाउड के क्लाइंट्स होते हैं। जैसे हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है और हम इंटरनेट के क्लाइंट्स हैं, हम उसे यूज करते हैं। तो इसमें कॉस्टिंग कैसे होती है, ठीक है, और क्या बेनिफिट है क्लाउड को यूज करने का इन परस्पेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मैं डायरेक्टली आपको इस डेफिनेशन पे लेके जाऊंगा। गाइस ये चीज ना आप विकिपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने भी वहीं से किया है। अगर आप विकिपीडिया से डाउनलोड करके उसको साथ में प्रिंट आउट करके निकाल के रख रहे हैं या अपने PDF देख रहे हैं और साथ में ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और एज ए नेम इंप्लाइड जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्लाइंट को क्या देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, बेसिकली कंप्यूटिंग फैसिलिटी। कंप्यूटिंग फैसिलिटी में लेट से CPU है, स्टोरेज है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, नेटवर्क है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास 4 चीजें हैं, ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, हम बेसिकली 4 चीजों को लेकर चलते हैं एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट। मान लीजिए आपको कोई सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो कहता है कि मैं आपको 128 GB का हार्ड डिस्क ड्राइव दे रहा हूं, नेटवर्क कैपेबिलिटी लेट से आप 100 Mbps पे उसे एक्सेस कर सकते हैं, या मैं उसे आपको VPN दे रहा हूं। ये मैं बेसिकली आपको एक्सेसिबिलिटी में बताऊंगा कि VPN और इंटरनेट कनेक्शन का क्या डिफरेंस है। और वो कह रहा है कि आप इसमें कुछ भी डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं आपको 3 प्रोसेसर्स दे रहा हूं, मान लीजिए क्वाड कोर प्रोसेसर दे रहा हूं, और आपकी जो रिक्वायरमेंट एज ए क्लाइंट, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने कोई साइंटिफिक कंप्यूटिंग करनी है उस पर या कैलकुलेशंस करनी है। ओके, दैट्स व्हाई यू नीड 3 प्रोसेसर्स। आपने कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन उससे ले ली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, तो उसे एक्सेस कैसे करेंगे आप, और आपकी क्या जिम्मेवारी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आपको क्या क्या करना है। आपने 3 उससे हार्डवेयर पीसीज ले लिए, अब आप उस पर काम कैसे करेंगे। सबसे पहले गाइस यहां पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से। वेयर द कंज्यूमर, IaaS क्या होता है, वेयर द कंज्यूमर इज एबल टू डिप्लॉय एंड रन आर्बिट्रेरी सॉफ्टवेयर। कंज्यूमर ने, क्लाइंट ने क्या करना है, आप डिप्लॉय करेंगे अपना सॉफ्टवेयर, सारा सॉफ्टवेयर पार्ट आपका खुद का है। सर्विस प्रोवाइडर ने आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर दिया है, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। तो अब आर्बिट्रेरी सॉफ्टवेयर में है क्या क्या, सबसे पहले तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इंस्टॉल करेंगे। मान लीजिए आपके इस सिस्टम पे विंडोज चल रहा है, विंडोज 10 चल रही है, और आपने कोई कंप्यूटिंग करनी है, मान लीजिए लिनक्स पे, लिनक्स का किसी कोई भी फ्लेवर ले लीजिए, रेड हैट ले लीजिए, फेडोरा ले लीजिए, आपने उस पर करने, या आपको विंडोज का सर्वर 2016 या 16 चाहिए मान लीजिए, वो आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। या फिर आपके पास 2 ऑप्शंस बचेंगे, या तो आप अपने ही सिस्टम की कुछ हार्ड डिस्क स्पेस अलग से एलोकेट करके वर्चुअल ड्राइव्स क्रिएट कीजिए। जैसे आप वर्चुअल सॉफ्टवेयर, बेसिकली काफी इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, VMware का सॉफ्टवेयर आता है, वर्चुअल बॉक्स आता है, या तो आप उस पर इंस्टॉल कीजिए। या मान लीजिए आपके पास हार्ड डिस्क इस टाइम इतनी ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या किया है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाई अप कर लिया कि आप मुझे एक हार्ड डिस्क स्पेस दें और इतनी इतनी कैपेबिलिटी दें CPUs की, और मैं वहां पे अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा। लेट से विंडोज सर्वर 2016 आपने इंस्टॉल किया, ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका खुद का है।
इसका मतलब उसकी सारी जिम्मेवारी, उसकी उसकी पैचिंग, उसमें जो भी अपडेशंस होंगे, ठीक है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, पायरेटेड कर रहे हैं, दैट्स ऑन यू। लेकिन अगर ओरिजिनल करते हैं तो उसके जो पैचेस आते हैं, उसके अपडेशंस आते हैं, उस सारे की जो भी कॉस्टिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी है एज ए क्लाइंट, ना कि सर्विस प्रोवाइडर की। ओके, देन उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके उस पर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप करना चाहते हैं वो भी आपने ही इंस्टॉल करने हैं जो आप यूज करना चाहते हैं। सिर्फ आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने क्या दिया, हार्डवेयर दिया, सॉफ्टवेयर की जिम्मेवारी सारी आपकी है। ओके, तो द कंज्यूमर डज नॉट मैनेज और कंट्रोल द अंडरलाइंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हार्डवेयर की जिम्मेवारी है वो कंज्यूमर की नहीं है, उसकी मैनेजेबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी, मान लीजिए नेटवर्क आपने लिया क्लाउड प्रोवाइडर से, सीपीयू लिया, स्टोरेज लिया, उसकी जो सर्विसिंग है, उसको जो टाइमली चेंज करने हैं या उसकी जो वायर्स चेंज करनी है, जो भी ये हार्डवेयर रिलेटेड प्रोसेस है, वो सारी जिम्मेवारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है। आपको सिर्फ एक कहते हैं ना कि टाइमलेस एक्सपीरियंस चाहिए कि हार्डवेयर मेरा करप्ट नहीं होना चाहिए, वो सारी जिम्मेवारी उसकी है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की। बट जो क्लाइंट है वो क्या करता है, हैज टू कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, स्टोरेज एंड डिप्लॉयड एप्लीकेशन। स्टोरेज यहां पे क्यों कहा गया, आप कहेंगे कि स्टोरेज तो मेमोरी का पार्ट हो गया, वो तो उसकी जिम्मेवारी है। स्टोरेज यहां पे मीनिंग है कि आपने पर्टिकुलरली, मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया तो उसको कितना स्टोरेज देना है, कॉन्फ़िगरेशन की पार्ट की बात आपके खुद पे है। आपने 128 GB स्पेस टोटल ले लिया उससे, लेकिन उसमें आप पार्टीशनिंग कैसे करते हैं, आपके एप्लीकेशंस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कितने स्पेस देते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए क्लाइंट। ओके, एंड पॉसिबली लिमिटेड कंट्रोल ऑफ सेलेक्ट नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। अगर आप कोई फायरवॉल स्पेसिफिकली इंस्टॉल करना चाहते हैं कि मेरा जो एक्सेस है वो किसी और को ना मिलना चाहिए, मतलब किसी कोई एक्सेस ना कर सके, मोर सिक्योर बनाना चाहते हैं, बेसिक सिक्योरिटी हार्डवेयर की, कनेक्शन की तो दे रहा है आपको सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन आपको स्पेसिफिक फायरवॉल्स लगाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अपने सिस्टम पे मैकेफी या कैस्पर्सकाई की कोई फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो वो मेरी जिम्मेवारी है कि उसकी जो पैचिंग है और मतलब टाइमली उसका अपडेशन है या इंस्टॉलेशन है, वो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो IaaS में क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो आपको दे दिया गया, उसकी जो एब्स्ट्रैक्टेबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म कर दी गई। अगर आप यहां पे देखेंगे कि जो एब्स्ट्रैक्शन है कि एक्चुअली में वो जो स्टोरेजेस हैं वो एक ही स्टोरेज जो 128 GB आपको मिला है, मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर ने 1 TB की हार्ड डिस्क लगा रखी है, उसको 4 या 6 पार्ट्स या 8 पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग क्लाइंट्स को दे दिया। ये आपकी हेडेक नहीं है, ये हेडेक है सर्विस प्रोवाइडर की। आपको सिर्फ 128 GB का एक पोर्शन मिल गया, ठीक है ना, आपको नहीं पता वो उसकी पार्टीशन कैसे की गई है। मान लीजिए 128 GB की हजारों स्टोरेजेस लगी, उसमें से एक आपको मिल गई। जो ये फिजिकल पार्टीशनिंग है ये सर्विस प्रोवाइडर का हेडेक है, क्लाइंट का हेडेक नहीं है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन है कि कैसे नेटवर्क उससे रिलेट कर रहा है, कौन कौन सी वायर्स लगी हैं, कौन सी फायरवॉल उसने इंस्टॉल की हैं, कैसी सिक्योरिटी प्रोविजनिंग है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की, ये आपकी हेडेक नहीं है, ये सारी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने ही देखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिजिकल कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज, कहां पे वो लोकेशन है, आप एक्सेस कर रहे हैं अमेजॉन का सर्वर, मान लीजिए वो बैंगलोर में है या वो न्यूयॉर्क में है, आपको आपको नहीं पता उसकी लोकेशन क्या है, ना आपको जानने की जरूरत है, आपको सिर्फ एक्सेस चाहिए, राइट। या डेटा पार्टीशनिंग मैंने बताया कैसे हो रही है, स्केलिंग मींस कैसे वो 128 GB का तो आपको मिल गया, मान लीजिए उसके पास 10,000 टेराबाइट का स्टोरेज है, या उसके जो क्लाइंट्स हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के वो बढ़ते ही जा रहे हैं और उसने अब 20,000 टेराबाइट स्टोरेज को एक्सेस कर लिया है, मतलब उसको स्केल अप कर दिया अपनी सारी सर्विसेज को, लेकिन आपको उसका कोई थॉट प्रोसेस नहीं देना, आपको आपका 128 GB सीमलेस एक्सपीरियंस मिल रहा है। ओके, या सिक्योरिटी कैसे हो रही है, या उसका बैकअप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ले भी रहा है। मान लीजिए वो कल को 128 GB जो आपको मिली है हार्ड ड्राइव, एक सिंगल हार्ड ड्राइव है सपोज करिए, और वो उसका कोई कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, वो हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, तो क्या उसका बैकअप रखा है सर्विस प्रोवाइडर ने कि नहीं रखा, दैट्स नॉट योर हेडेक, दैट इज ऑल अबाउट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अगर मान लीजिए आपने 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया एक स्टोरेज का, और वो 6 मंथ बाद क्या हुआ कि वो डिस्ट्रॉय हो गई हार्ड डिस्क, किसी भी कैलामिटी आ गई, कुछ भी हो गया, कोई भी इशू हो गया, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो उसका बैकअप आपने जितना डेटा स्टोर किया, जिस हिसाब से स्टोर किया, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर किया, वैसे ही आपको एज इट इज देना,
एक्सेस करवाना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर काम है। लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई गलती हुई है, आपने कोई अपना डाटा करप्ट कर लिया, वो उसकी जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी तरफ से कुछ होता है सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, तो वो आपको तो सीमलेस एक्सपीरियंस ही देगा, उसका बैकअप है नहीं है वो उसकी हेडेक है, लेकिन आपको वो डाटा एग्जैक्टली उस चेक पॉइंट पे वैसे ही मिलेगा जैसे आपने स्टोर किया था या लास्ट टाइम छोड़ा था, ठीक है। अब बात आ गई है, अब हमने डेफिनेशन पूरी देख ली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर एक्सेसिबिलिटी के बारे में, कि आप इसे एक्सेस कैसे करेंगे। अब ये जो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे दिया, आपने वो एक्सेस कैसे करना है। ठीक है गाइस, दो तीन तरह का सिस्टम होता है। पहली बात, आप वेब पे उसे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर का नाम होता है हाइपरवाइजर, या पूरा मॉड्यूल होता है। पहले सिर्फ सॉफ्टवेयर को बोला जाता था, अब तो पूरा मॉड्यूल होता है हाइपरवाइजर, जिसमें क्या कहते हैं, वर्चुअल मशीन रन करती हैं, ठीक है। आप जो एक्सेस कर रहे हैं वो एक वर्चुअल मशीन की तरह रन करते हैं उसे। और वर्चुअल मशीन है जो, वो बहुत सारी वर्चुअल मशीन होते हैं। मान लीजिए वर्चुअल वीएम, मान लीजिए VM1 है, VM2 है, ठीक है, V3 है, V4 है। ये सारा ही जो पैकेज है ना, ये हाइपरवाइजर पे रन करता है। ये अलग यूजर है, ये अलग यूजर है, ये अलग यूजर है। मान लीजिए ये न्यूयॉर्क का यूजर है, ये बैंगलोर का यूजर है, ये दिल्ली का यूजर है, ये एम्स्टरडेम का यूजर है। तो ऐसे ये वर्चुअल मशीन हाइपरवाइजर, जो इसके नीचे, जो हाइपरवाइजर के नीचे है, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का इंफ्रा है। सारा इंफ्रा ला लीजिए, कुछ पार्ट पोर्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लीजिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हाइपरवाइजर रन करेगा। हाइपरवाइजर के अंदर वर्चुअल मशीन्स रन करेंगी और वर्चुअल मशीन्स का एक्सेस हर यूजर को मिलेगा। तो दिस इज द स्टैक, ठीक है। तो जो वर्चुअल मशीन है वो गेस्ट की तरह यूज करती है। मान लीजिए आपने आज तो 128 GB का रिक्वेस्ट ले रखा है, कंपैटिबिलिटी बना रखा है 128 GB की। कल को आपको स्टोरेज की कम जरूरत पड़ी, आपने कहा कि जी मुझे तो सिर्फ 80 GB की ही जरूरत है। तो क्या होगा, तो इस वर्चुअल मशीन पे वो आप क्या कहते हैं, आप जब अपने कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मान लीजिए आपने 128 GB से कम कर दिया, 80 GB पर आप ले आए, तो आपको कॉस्टिंग भी उसकी कमी पड़नी चाहिए। तो वही वर्चुअल मशीन के साथ सेटअप होगा कि आपने 128 GB से 80 GB पे मूव कर लिया है, तो जो 48 GB है वो इस वर्चुअल मशीन से फ्री हो गया है। या तो वो किसी और को दे दिया जाएगा अगर किसी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, अगर नहीं भी बढ़ती तो उसको रख लिया जाएगा अपने पास, ताकि कोई नया क्लाइंट है तो उसको वो एक्सेस करवाया जा सके। तो इट्स अ वेरी कॉन्फ़िगरेबल मॉड्यूल। अगर आपने Amazon वेब सर्विसेज कभी एक्सेस की हो, उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं कि मतलब आपने स्टोरेज कितनी चाहिए, स्टोरेज कभी भी आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उस हिसाब से चलता है, ओके। तो पूल्स ऑफ हाइपरवाइजर, मान लीजिए ये हाइपरवाइजर को हमने मान लीजिए 4 सर्वर्स पे एलोकेट कर दिया कि एक हाइपरवाइजर इन सर्वर्स को, इन पूल ऑफ सर्वर्स को एक्सेस करेगा। दूसरा हाइपरवाइजर है जो वो अलग और नंबर ऑफ सर्वर्स पे, मान लीजिए 4 और सर्वर है, उस पर एक्सेस करेगा, 2 स्टोरेजेस के साथ लगी हैं तो वैसे एक्सेस करेगा। ऐसे ही जो पूल ऑफ सर्वर हाइपरवाइजर, मतलब इन हाइपरवाइजर का मान लीजिए ये H1 है, ये 4 वर्चुअल मशीन चलाता है, ये H2 है, ये 5 वर्चुअल मशीन चलाता है। तो ऐसे जो पूल ऑफ हाइपरवाइजर होते हैं तो बहुत सारी वर्चुअल मशीन चलती हैं और बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो कॉन्करेंटली पैरेलली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल सिस्टम से, जो एक्चुअली में तो एक ही हार्डवेयर है, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया। यूजर्स को लग रहा है कि मुझे मेरा इंडिविजुअल हार्डवेयर मिल रहा है, मुझे मेरी इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने सेट की है वो मुझे एक्सेस करवाई जा रही है, ओके। तो ऐसे जो पूल ऑफ हाइपरवाइजर्स हैं वो विद इन द क्लाउड ऑपरेशनल सिस्टम कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स एंड द आइसोलेटेड पार्टीशंस। अब क्या है, मान लीजिए एबिलिटी टू स्केल अप सर्विसेज स्केल डाउन, यही मैंने आपको समझाया, अकॉर्डिंग टू कस्टमर वेरिंग रिक्वायरमेंट्स, ये तो हमने अब तक समझ लिया। इसके बाद क्या होता है, जो मैंने पहले शुरू किया था कि डिफरेंसेस। अब हाइपरवाइजर तो एक टेक्नोलॉजी है जो चली रही है, लेकिन हाइपरवाइजर एक चीज अलग है और एक होता है लिनक्स। अगर आपने लिनक्स के ग्रुप एक्सेस करने, मान लीजिए आपको एक इंडिविजुअल लिनक्स का सिस्टम चाहिए, आपने कह दीजिए मुझे रेड हैट का सिस्टम चाहिए, आपने वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको एक फंक्शनैलिटी देता है कि अगर आपने लिनक्स का ये फ्लेवर यूज करना है, मैं आपको ये फ्लेवर प्रोवाइड कर सकता हूं खुद। RHEL के जो एंटरप्राइज लिनक्स होती है रेड हैट की, वैसे कुछ, या सोलारिस 10 होती है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कई बार आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देता है कि आपको मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दूंगा, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। मान लीजिए, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेयर आपको दे दी गई, वैसे तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का पार्ट है, लेकिन मान लीजिए ये लेयर आपको दे दी गई, तो आप इसमें क्या आपको बेनिफिट है। पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम के पैचेस की कॉस्टिंग वगैरह आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चार्ज करेगा, लेकिन उसको टाइमली अपडेट करने की जिम्मेवारी आपकी नहीं रहेगी, राइट। और अगर आपको लिनक्स का स्पेशल फ्लेवर चाहिए तो उसमें हाइपरवाइजर यूज नहीं करते, उसमें हम लिनक्स के कंटेनर्स यूज करते हैं। अब ये लिनक्स के कंटेनर की क्या स्टोरी है
लिनक्स के जो कंटेनर्स है ना गाइस, वो समथिंग लाइक दिस होता है कि ये ना एक्चुअली लिनक्स का कर्नल है। जो कर्नल है आपने समझा होगा कि जो ओएस है, फिर उसके बाद कर्नल होता है, फिर उसके बाद हार्डवेयर होता है। सिमिलर टू दैट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। जो लिनक्स का कर्नल है, अब आप इस स्टेज पे हैं, तो ये रन किस पे करता है? ये रन करता है हार्डवेयर पे, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है, राइट। तो ये जो हार्डवेयर पे रन करता है, इस लिनक्स के अंदर वर्चुअल मशीन नहीं होती, इस लिनक्स कर्नल के अंदर होते हैं लिनक्स के कंटेनर्स, मान लीजिए C1 C2 C3। ये एक कंटेनर आपको दे दिया जाता है, मतलब क्लाइंट को दे दिया जाता है, क्लाइंट 1 को दे दिया, ये क्लाइंट 2 को दे दिया, ये क्लाइंट 3 को दे दिया। ये कंटेनर्स में आप एक्सेस करते हैं। ये भी वैसे ही वर्चुअल मशीन की तरह ही काम करता है, ठीक है। जैसे आप यहां पे देखिए, लिनक्स कंटेनर रन इन आइसोलेटेड पार्टीशंस ऑफ सिंगल लिनक्स कर्नल, जो मैंने यहां पे आपको डिजाइन करके दिखाया, रनिंग डायरेक्टली ऑन द फिजिकल हार्डवेयर, राइट। And then Linux C groups and namespaces are the underlying Linux kernel technologies। अब जो Linux kernel के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं? C groups हैं and namespaces हैं। namespaces बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। namespaces हैं are the underlying Linux kernel technologies। अब ये टेक्नोलॉजीज करती क्या है? आइसोलेट करती हैं, मतलब एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर के साथ या एक कर्नल को दूसरे कर्नल के साथ। सिक्योर बनाती हैं, सिक्योरिटी है, क्योंकि जब आइसोलेशन होगा ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी होगी, ताकि एक जो सिस्टम है दूसरे सिस्टम को ना एक्सेस कर पाए। और मैनेज द कंटेनर्स, इन कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। ओके, अब कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन, हाइपरवाइजर में हमने क्या बात की थी? यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन के बारे में, और यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? कंटेनराइजेशन के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब कह रहे हैं कि जो कंटेनराइजेशन है ना, ये हायर परफॉर्मेंस देती है एज कंपेयर टू वर्चुअलाइजेशन। आप ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंटेनराइजेशन ऑफर्स हायर परफॉर्मेंस देन वर्चुअलाइजेशन, राइट। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे हाइपरवाइजर का कोई ओवरहेड नहीं होता, हमें एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है हाइपरवाइजर जिससे हम एक्सेस करें कुछ भी। गाइस कंप्यूटर में क्या होता है, हम कहते हैं ना ऑप्टिमाइजेशन करो। ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दा ये भी होता है कि कम से कम चीजें यूज करके मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालो। अगर कम चीजें यूज करेंगे तो कम ओवरहेड होगा, राइट। अगर कम ओवरहेड होगा तो सिस्टम पे कम प्रेशर पड़ेगा, और अगर कम प्रेशर पड़ेगा तो हम उसको और चीजों के लिए, ऑप्टिमाइज चीजों के लिए, ऑप्टिमाइज प्रोग्राम्स के लिए यूज कर सकते हैं उस हार्डवेयर को। उसके बाद क्या हुआ? ऑल्सो कंटेनर कैपेसिटी ऑटो स्केल्स डायनामिकली विद कंप्यूटिंग लोड। कंप्यूटिंग लोड मान लीजिए आपने 128 GB का मैंने एग्जांपल दिया था वर्चुअलाइजेशन में, आपने 128 GB यूज करना है, लेकिन आपकी एकदम से रिक्वायरमेंट बढ़ गई 129 GB। जो पीक आवर्स है, मॉर्निंग के 4 पीक आवर्स हैं, जब मान लीजिए फ्रॉम 9 to 1 आप ट्रैफिक एनालिसिस करते हैं, इनमें जो ट्रैफिक है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। अगर इन 4 घंटों में ट्रैफिक बढ़ रहा है तो आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद कम हो जाती है आपकी रिक्वायरमेंट, मान लीजिए 128 GB से मॉर्निंग के 4 आवर्स में चली गई 150 GB, लेकिन उसके बाद जो पूरा दिन है 20 आवर्स है, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 80 GB की रह जाती है। तो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम 80 GB टू 150 GB, लेकिन आपने जो लिया था, आपने जो एक्सेस लिया था वो 128 GB का, तो आप ये डायनामिकली अप डाउन कैसे करेंगे वर्चुअलाइजेशन में? आपको हर बार अपनी कैपेसिटी चेंज करनी पड़ेगी, राइट। जैसे AWS में होता है, AWS में तो अब अप एंड डाउन स्केलिंग हो गई है, आप एक रेंज डिफाइन कर देते हैं और उस रेंज में आप काम कर सकते हैं। लेकिन अब लिनक्स में क्या होता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो सिस्टम आपको ज्यादा स्टोरेज दे देगा, जब आपकी डाउन हो रही है कैपेसिटी तो आपको सिस्टम उतनी ही कैपेसिटी दे देगा जितनी आपको जरूरत है। मान लीजिए 80 GB एंड 150 GB का जो डिफरेंस है, राइट। तो इस पर्सपेक्टिव में क्या होगा, जितनी आप यूज कर रहे हैं उतनी आपको इमीडिएटली डायनामिकली एलोकेट की जा रही है, आपको बार बार कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो वैसे ही अब क्या इसमें बताया गया आगे कि उसी हिसाब से ही जो बिलिंग है वैसे ही आपको बिलिंग दी जाती है, इनेबल्स यूजेज बेस्ड बिलिंग। और ओवर प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं, मान लीजिए आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद क्या है, जो IaaS है ये और भी रिसोर्सेज एलोकेट मतलब दे सकता है आपको, जैसे वर्चुअल मशीन के बेस पे डिस्क इमेज की पूरी लाइब्रेरी दे सकता है, बेसिकली डिफरेंट डिस्क इमेजेस, ठीक है। उसके बाद रॉ ब्लॉक स्टोरेज दे सकता है आपको। अगर रॉ चाहिए कि मुझे उस पर कुछ इंस्टॉल नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल रॉ चाहिए, उसके ऊपर सारे सॉफ्टवेयर मैं खुद ही इंस्टॉल करूंगा, या जो भी ड्राइवर्स मुझे चाहिए मैं खुद ही इंस्टॉल करूंगा। या फाइल और ऑब्जेक्ट स्टोरेज होती है वो भी आपको मिलेगी। फायरवॉल्स आपने इंस्टॉल करने हैं या आपको इंस्टॉल्ड चाहिए वो भी आपको CSP देता है। लोड बैलेंसर्स की बात मैंने लास्ट वीडियो में की ही थी, ठीक है। आपका लोड बैलेंसिंग एक एवरेज आउट कर देता है कि कब पीक आवर्स हैं, कब नॉन पीक आवर्स हैं।
आईपी एड्रेसेस आपको पर्टिकुलरली कुछ इंस्टॉलेशन चाहिए वो मिल जाएगा। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स बना सकते हैं जिसमें और भी क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं आपके साथ। आपकी मान लीजिए पूरी एक टीम है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है एक पर्टिकुलर सिस्टम में, तो आप उससे भी वीलैंस बना के उनसे कनेक्ट करवा सकते हैं। वीलैंस से क्या होगा, सिक्योरिटी अपग्रेड हो जाएगी, सिर्फ वही बंदे कनेक्ट कर पाएंगे जिनके पास उस वीलैन का एक्सेस है। और अगर आपको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बंडल्स चाहिए तो वो भी आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं, उसकी चार्जिंग ऑब्वियसली एक्स्ट्रा होगी। नाउ अब हमने डिफरेंस ही समझ लिया, हमारा एक पॉइंट रह गया है कॉस्टिंग का, राइट। तो कॉस्टिंग अब कैसे होती है गाइस? कॉस्टिंग होती है इसमें, आप ध्यान से देखिए, द क्लाउड जो यूजर है उसकी जिम्मेवारी मैंने शुरू में बताया था, पैचेस और मेंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की जिम्मेवारी किसकी है? क्लाइंट की। लेकिन जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो किसके लिए बिलिंग करते हैं? क्लाइंट को क्यों किस चीज के लिए बिलिंग करेंगे? जो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस सर्विसेज दी, जैसे कि यूटिलिटी बेस्ड कंप्यूटिंग की जितनी आपको जरूरत है उस बेस पे, मतलब उसमें क्या कि कितने रिसोर्सेज आपको एलोकेट थे और कितने एक्चुअली में आपने कंज्यूम किए हैं, उस हिसाब से आपको कॉस्टिंग मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथली या ईयरली, आपने जैसे भी सेटअप लिया होगा उस हिसाब से आपको कॉस्टिंग उसकी पड़ेगी, राइट। तो ये था गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, जिसमें बेसिकली सीएसपी का काम होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का, कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग बेसिकली हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, लेकिन जो सॉफ्टवेयर काम है वो क्लाइंट का खुद का होता है। ओके गाइस, तो उस हिसाब से कॉस्टिंग हो जाती है। आई होप गाइस आपको ये सारा सिस्टम समझ आया हो। सो थैंक यू सो मच।